सिंह होने वाला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका दिल्ली 24 जो हाँ। ऑपरेशन सिंदूर ने किया वो अनपैरेलल था। हमने 28 जगहों पर पाकिस्तान को चोट पहुंचा। इट इज अनपैरेलल। शशि थरूर के जो स्टैंड दिख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर, इस बड़े एक्शन को लेकर जो पहलगाम को लेकर किया गया है, उस स्टैंड से कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस असहज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको कांग्रेस ने भेजा है। पवन खेरा उनके ट्वीट को ट्वीट करते हैं, नेता जो है इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहे हैं कि दिस इज नॉट अ गुड। नहीं लता, देखो मैं एक चीज आपको बताऊं, हाँ। और आप इस चीज में आप मेरा साथ देना, मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। जब आप या मैं, हम दोनों में से कोई भी विदेश में जाता है, हम सिर्फ और सिर्फ भारत माता को रिप्रेजेंट करते हैं। हम ना ही हिंदू होते ना मुसलमान होते, हम नहीं दिल्ली से होते, नहीं महाराष्ट्र से होते, नहीं केरल से होते, हम नहीं फॉरवर्ड कास्ट या बैकवर्ड कास्ट होते, हम किसी धर्म, जाति, लिंग्विस्टिक बंटवारों में नहीं बंटते। हमारा लक्ष्य सिर्फ होता है तिरंगा को आगे रखना। तो मुझे लगता है बिल्कुल हमने, और शशि थरूर जी, सलमान खुर्शीद साहब, ओवैसी साहब, सुप्रिया सोले, हम इन सब ने तिरंगे को रिप्रेजेंट किया है। हमने भारत की बात आगे रखी। मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ लता, क्योंकि मुझे आज मैं एक फॉरेन चैनल पे एक इंटरव्यू दे रहा था, तो उस चैनल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से आपको नहीं लगता हमने एस्केलेट किया है, भारत ने एस्केलेट किया। ये चीज याद रखना चाहिए लता, और मैं चाहता हूँ कि ये चीज आपके व्यूअर्स सुने। भारत मानवता पे एहसान कर रहा है पाकिस्तान के उन आतंकवादियों को 72 हुरों के पास भेजकर। अगर हमने उनको 72 हुरों के पास नहीं भेजा, कल ये यूरोप को अटैक करेंगे, परसों ये अमेरिका को अटैक करेंगे। याद रखना, अमेरिका को जिस व्यक्ति ने घुटनों पर लाया, ओसामा बिन लादेन, वो पाकिस्तान में पाया गया। भारत मानवता पे एहसान कर रहा है इनको 72 हुरों के पास भेजकर, और भारत कोई इंटरेस्ट नहीं है लता पाकिस्तान के मुंह लगना, पाकिस्तान के साथ कोई भी ताल्लुकात रखना, पाकिस्तान के साथ कोई पर पाकिस्तान बार बार हमला करती है लता। कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नेता ये बात क्यों नहीं समझते हैं? क्यों बार बार राग लाते हैं? इस तरह से लगता है कि तुष्टीकरण का जो है पूरा बीड़ा उन्होंने उठा रखा है कि उन्हें इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। हालांकि आप स्पोक्स पर्सन है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हैं, कांग्रेस पार्टी अपने ज्वाइन नहीं की है, ऑफिशियल नेता उनके नहीं, लेकिन बनता ये सवाल, कंसर्न तो होगा कि आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, और मुझे बात सुनने में अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली अगर भारत की तरफ से पाकिस्तान को लेकर किसी भी तरीके से ऐसा एक्शन होता है तो सबको एकजुट होना चाहिए, और एकजुटता दिखाई भी दी, लेकिन फिर भी अंदर खाने इसको लेकर राजनीति। देखिए, मैं दोबारा से कहता हूँ, आपने एक शब्द का प्रयोग किया, तुष्टीकरण। मैं आपसे पूछना था बड़ी विनम्रता से, किसका तुष्टीकरण? किसका? आप बेहतर जानते हैं, आप बेहतर नहीं, मैं नहीं जानता। आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। आरोप कांग्रेस पर क्या लगते रहे? कांग्रेस पर क्या आरोप लगते रहे? क्या लता को लगता है? छोड़ एक मिनट, पहलगाम जो हमला हुआ उसमें भी खुल के कांग्रेस पार्टी बात नहीं कर पा रही है। नाम पूछकर जिस तरीके से मारा गया, कश्मीर में जो हालात बने हुए उस पर कांग्रेस पार्टी खुलकर बात नहीं कर पा रही है। बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं सर, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जहां तक सवाल पहलगाम का था, हाँ, पहलगाम के पीछे अगर किसी का हाथ है वो है आसिम मुनीर का वो हेट स्पीच, जिसमें उसने हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग बताया, और पाकिस्तान का जस्टिफिकेशन। बार बार आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहलगाम के वो कातिल कहाँ है? आप जब तुष्टीकरण कहते हैं, आप ये कहना चाहते हो, मैं बड़ी विनम्रता से आपको कहता हूँ कि कांग्रेस मुसलमानों को अपीस करने के लिए पहलगाम का नाम नहीं ली। मुझे लता जी आपसे सवाल पूछना है, कौन सा मुस्लिम पहलगाम से खुश है? कौन सा मुस्लिम पाकिस्तान के पक्ष में? कोई नहीं। तो फिर ये जो बात है माननीय अमित शाह जी ने बंगाल में किया टीएमसी को लेकर, क्या ये सही है? इस वक्त भी ऑपरेशन सिंदूर चालू है, और खुद विक्रम मिस्री जी ने कहा कि पहलगाम का जो ऑब्जेक्टिव था टेररिस्ट अटैक का, वो था हिंदू और मुसलमान के बीच में दरार रखना। तो आपका जो सवाल है, जो बीजेपी आरोप लगाती है, और जो माननीय अमित शाह जी ने कहा, क्या इस तरह की बातें में करना चाहिए? क्या आप एक भी मुसलमान को जानते हैं जो पाकिस्तान का पक्ष ले सकते हैं? तो क्यों हम इस तरह की बातें करते हैं? मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, देखिए, पहलगाम में जो हुआ ये पहला अटैक नहीं था हिंदू पर। इसके पहले आपको याद है लता जी, जो हमारी माँ वैष्णो देवी के वहां जो बस यात्रा जा रही थी, बस पे अटैक हुआ। उस वक्त मैं टेस्ट में बहुत लोगों ने कहा हिंदुओं पे अटैक हो रहा है, तो मनोज सिन्हा साहब ने एक प्रेस नोट निकाला, कहा नहीं नहीं, हिंदुओं पे जम्मू कश्मीर में अटैक नहीं हो रहा। तो क्या ये उनका फेलियर नहीं है?
क्या पहलगाम में आसिम मुनीर के स्पीच के बाद जो अटैक हुआ, क्या इंटेलिजेंस फेलियर नहीं जो किरण रिजिजू साहब ने माना? तो सरकार को भी सवाल के जवाब देने होंगे। इसमें मुसलमान कहां से आए? हमारे हिंदू भाइयों को मारा गया नाम पूछकर, आईडी पूछकर, कलमा पढ़ाकर, पैंट खोलकर, और इसकी सजा पाकिस्तान को मिलनी चाहिए और उन आतंकवादियों को 72 हुरों के पास भेजना चाहिए। ठीक उसी तरह टेरर कैंप्स के जो मालिक है जो पाकिस्तान में रहे उनको भी भेजना जरूरी। बिल्कुल। ऐसे में तहसीन जी, आप जरूर ये बात कह रहे हैं कि एग्री भी कर रहे हैं इस बात को कि जो बड़ा एक्शन हुआ है ये बहुत ही अप्रिशिएट है, और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ बहुत बड़ा एक्शन ये पाकिस्तान के खिलाफ है। लेकिन फिर क्यों विपक्ष की तरफ से सीज फायर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और जो पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकानों को ढाया गया है उनको लेकर अरोड़ मरोड़ कर जो है बातों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि अब इस बात को अग्री कर रहे हैं, रिपीटेशन ही होगी मुझे लगता है, लेकिन कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी चल रही है? मतलब मुझे नहीं लगता। हाँ, नहीं, मतलब मुझे नहीं कांग्रेस लंबे समय से कोशिश कर रही है, कहां से कहां पर आ गई ये पूरी दुनिया देख रही है। नहीं, मैं इसमें दो चीज स्ट्रैटेजी क्या बता पाएंगे? हालांकि कांग्रेस पार्टी में आप शामिल नहीं है लेकिन बड़े करीबी हैं। नहीं, दो चीजें इसमें। देखिए, जहां तक सवाल हॉस्टिलिटीज या फाइटिंग रोकने का था या सीज फायर का था, हालांकि मैं नहीं मानता ऑपरेशन सीज फायर में कोई ऑपरेशन सिंदूर में कोई सीज फायर हुआ है। ये अनाउंसमेंट्स, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 3:30 बजे पाकिस्तान डीजीएमओ ने भारत डीजीएम को फोन करके गिड़गिड़ाया कि हमें सीज फायर चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं। पर ये अनाउंसमेंट लता जी आप और मैं दोनों चाहते थे कि भारत करे अनाउंसमेंट। अमेरिका ने क्यों किया? इनफैक्ट न्यूज 24 आपके सिस्टर चैनल ने राष्ट्रपति ट्रंप का ट्वीट ब्रेक किया। लगातार राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं हमने इंडिया और पाकिस्तान को एक ट्रेड डील दिया। मैं मानता हूँ वो सच नहीं है, और वो लगातार ये बात कह रहे हैं। उन्होंने उनके कोर्ट के अंदर ये एफिडेविट पे ये बात कही है। मैं फिर भी मानता हूँ कि बात में सच्चाई नहीं है। ये बात मेरे प्रधानमंत्री मुझे पार्लियामेंट में बताते, इसमें क्या गलत है? मैं तो मानता हूँ राष्ट्रपति ट्रंप गलत बोल रहे, लेकिन ये बात जो सोर्सेस के हवाला कह रहे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं मानता हूँ ऐसा नहीं हुआ है। ये बात माननीय प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोल सकते? पार्लियामेंट के सामने, क्योंकि पार्लियामेंट में आपको सच्चाई बोलना पड़ता है। दूसरी चीज, वो जो एफिडेविट राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया है कोर्ट के अंदर, उनके कोर्ट के अंदर, कि हमने भारत और पाकिस्तान को ट्रेड डील दिया, उसको भारत क्यों नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं कहते, या गृह मंत्री अमित शाह जी की ये सच नहीं है? या भारत उसमें काउंटर एफिडेविट डाल सकता है शायद कोर्ट के अंदर कि नहीं हमें कोई ट्रेड डील नहीं है? ये क्यों नहीं हो रहा है? तो हम कह रहे हैं कि बात पार्लियामेंट के अंदर कर दीजिए। इसके अलावा मैं ये भी कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला सकते हैं जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी चेयर करें, और उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ उन चीजों को, मैं ऑपरेशनल डिटेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बाकी चीजें उसकी बात करें। लता जी, अगर मैं पूछ रहा हूँ, मेरे अपने प्रधानमंत्री जी से पूछ रहा हूँ कि दोबारा से पहलगाम जैसा अटैक ना हो, क्योंकि लगातार हमारे पे अटैक्स हो रहे, इसके पहले पुलवामा में अटैक हुआ, उसके पहले पठानकोट में हुआ, तो हम कहाँ पर फेल हो रहे हैं इंटेलिजेंस में? कि अगर मैं अपने प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछूं गलत है? तो मैं बस ये सवाल पूछना चाहता हूँ, तो मेरे प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग अगर अटेंड। अच्छा तहसीन जी, क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आतंकवाद को लेकर सिंध हम जब आजाद हुए तब से लेकर अब तक कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी आपको लग रहा है कि बनी है? चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे इतने साल कांग्रेस ने राज किया हो, क्या आतंकवाद भी एक बहुत बड़ा मसला आप समझते हैं? क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं जाहिर तौर पर, तो इस बात को समझते हैं क्या ये टर्मिनोलॉजी है कि आतंकवाद का भी इस्तेमाल कर रहे हैं आपको वोट बैंक के लिए? क्योंकि इस पर तो आप मैं दोबारा से नहीं समझा, वोट बैंक कौन है? नहीं, वोट बैंक कौन है? मैं जेन्युइनली आपसे पूछ, कौन सा धर्म वोट बैंक है, कौन सी जाति, आप बता दीजिए। वो आपको बेहतर पता है कि भैया हर लोग यहाँ पर हैं, लेकिन मैं नहीं जानता। तो आप किसके तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रही। तो आपने जब वोट बैंक कहा, कश्मीर में 1990 में खून बहा था, उस समय भी जो है इस पर कोई आवाज इतनी मुखर होकर नहीं आई। केंद्र में आपकी मुझे लगता है कि आई गेस कांग्रेस की सरकार थी, जाती सरकार राजीव गांधी की, उसके बाद वहां पर राज्यपाल जो है बीजेपी के नेता थे। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो ये दोनों पार्टियां अलग अलग रही हैं, बट ये आपको लगता है कि मसला सॉल्व ही नहीं किया जा रहा, सिर्फ रोस्ट किया जा रहा है, सिर्फ रोस्ट हो रहा है क्या ये मसला? देखिए, मैं इसमें फिर से दो अलग अलग विषय है। अगर आपका जो पहला सवाल था कि वोट बैंक की खातिर आतंकवादियों को एनकरेज किया जा रहा है, तो मैं दोबारा आरोप लगते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक को पुश करना है, इस तरह की चीजें जो तो आप ये मानते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट के साथ है?
नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। Correct. कैसे हो सकता है? फिर कोई हिंदुस्तानी कैसे आतंकवादी के खिलाफ साथ हो सकता है? फिर कोई भी आरोप लगाए। अब ये हाँ। बात अच्छी लगती है अगर मैं कहूँ कि भाजपा ने और उनकी सरकार ने क्यों आईएसआई को पठानकोट में लाया, ये देश के खिलाफ है। ये हर व्यक्ति कोशिश करता है, हर प्रधानमंत्री कोशिश करता है देश के लिए कोई अच्छा काम करना। Exactly. मैं नहीं मानता कोई भी देशद्रोही है। ना जवाहरलाल नेहरू थे, न इंदिरा जी थी, न राजीव जी थे, वीपी सिंह जी थे, न मनमोहन सिंह जी थे, न मोदी जी था। हाइंडसाइट हमेशा 2020 होती है। मैंने मोदी जी का अपोज किया था जब आईएसआई को पठानकोट में बुलाया गया, लेकिन उनकी मंशा अच्छी थी, उससे हमें सेटबैक हुआ। बट ये कोई नहीं कह रहा कि मोदी जी देशद्रोही है। तो फिर दूसरों को आतंकवादी कहना, देशद्रोही कहना, मुझे लगता है ये गलत है। कोई भी नहीं है, ना मनमोहन सिंह जी थे, ना मोदी जी है। अब हम आते हैं मोदी जी ने क्या किया उसके ऊपर। जो मोदी जी ने किया टेररिज्म को लेकर, मुझे लगता है ये एक एस्केलेशन अच्छी चीज है। मैं दोबारा से अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में जा रहा हूँ, भारत मानवता पे एहसान कर रहा है इन लोगों को 72 गुरों के पास भेजकर। Exactly. लेकिन हमने क्या किया? हमने ये कहा कि अगर आप हमारे पे आतंकी हमला हुआ, हम पाकिस्तान और आतंक के बीच में कोई फर्क नहीं देखेंगे, स्टेट और टेररिस्ट एपरेटस के बीच में हम घर में घुसते मारेंगे, चाहे इसका जो भी कॉस्ट हो, वो कॉस्ट हम भरने को तैयार है। और की वजह से जब हम नूर खां बेस पे डीप इनटू रावलपिंडी, डीप इनटू कराची हम मार रहे थे, पाकिस्तान को माफी मांगनी पड़ी, सीज फायर मांगना पड़ा। हमने वर्तमान सरकार ने कॉस्ट बढ़ाया है पाकिस्तान के, और मुझे लगता है ये अच्छी चीज है, और ये कॉस्ट का एस्केलेशन होगा। इसके पहले भी जब पुलवामा हुआ था, हम जब बालाकोट में जाके स्ट्राइक किए थे, मैंने ये बात ऑन रिकॉर्ड कही है, बहुत सारे लोग ने कहा कि अरे बालाकोट में स्ट्राइक किया तो क्या मिला? हमने एलओसी क्रॉस किया, हम वहां जाकर बम गिरा कर आए। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज हमने पास। लेकिन कांग्रेस के नेता अभी भी कह रहे हैं कि एलओसी पीओके तो नहीं आ पाया, ये तो नहीं हो पाया, वो तो नहीं हो पाया। देखिए, हर एक हमारा अगर आप ऑपरेशन सिंदूर के कॉन्टेक्स्ट में पूछे, उसका ऑब्जेक्टिव्स अलग था। उसके ऑब्जेक्टिव्स थे जो टेरर कैंप्स को डिसमेंटल करना था, वो था, और पाकिस्तान को मैसेज कहना कि हम डीप इनटू पाकिस्तान मार सकते हैं। इसलिए हमने रावलपिंडी में नूर खां एयरबेस पे मारा। उसका ऑब्जेक्टिव पीओके लेना नहीं था। तो ये कांग्रेस पार्टी के नेता क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं, देखिए क्या होता है, पॉलिटिशियंस, यहाँ तक भाजपा के पॉलिटिशियंस, माननीय अमित शाह जी का मैंने आपको उदाहरण दिया, ये स्ट्रेटेजी समझते नहीं था। इसके पहले उनके जो एक मिनिस्टर है, उन्होंने क्या कहा सोफिया कुरैशी के बारे में, क्या एक्शन ली भाजपा ने? ऑपरेशन सिंदूर अब भी चालू है। उनके एक और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा हमारी भारतीय सेना के बारे में, मोदी जी के चरणों के को लेकर। उसके बाद उनके जो एक विधायक है, उन्होंने क्या कहा, पहलगाम की औरतें खुद को बचा नहीं पाई, मर्दों को। उसके बाद उनके दूसरे विधायक ने क्या कहा, एयरफोर्स क्या कर रहा था। तो ये देखिए, आप ये अपेक्षा मत कीजिए। मैं आपसे एक दूसरी चीज कह रहा हूँ, क्योंकि आप एक चीज जानती है, हर एक ऑपरेशन का एक अलग अलग मकसद होता है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का मकसद था पाकिस्तान को एक चीज बताना। मैं अब भी मानता ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जिन लोगों ने वहां पे पहलगाम में अटैक किए हमारे हिंदू भाइयों पर, उनको जब तक हम 72 गुरुओं के पास नहीं भेजेंगे, तब तक ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट नहीं होगा। ये ऐसा मेरा मानना। चलिए, बहुत टेक्निकल हमने बातें कर ली, अब थोड़ा सा आते हैं कांग्रेस पार्टी पर। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में किस तरह की स्थितियां चल रही हैं? क्योंकि बहुत वक्त हो गया, कांग्रेस अपने आप को उठाने की कोशिश कर रही है, और ये जग जाहिर है। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको आंकड़ों में और फैक्ट में बताने की जरूरत है कहां से कहां पर कांग्रेस आ गई है, और पूरी कोशिश कर रही है इंडिया अलायंस के साथ कोप अप करने की, लेकिन कुछ ऐसा आसार बेहतर दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या आपको लगता है एज अ विश्लेषक? उनको मेरी जरूरत है, उनको पॉलिटिकली मेरी एडवाइस की जरूरत है। वो बहुत लेफ्ट हो चुके हैं। उनको थोड़े से केपेबल लीडर्स चाहिए जो ग्रेविटास के साथ बात करे, ग्रेविटास और थोड़े सब्सटेंस के साथ बात करे, जो डिबेट के अंदर, जो बातचीत के अंदर थोड़ी गहराई ला सके। जैसे मैंने आपके शो में बहुत गंभीरता, जैसे मैंने आपके शो पर बहुत सारे सवाल उठाए वर्तमान सरकार पे, लेकिन शालीनता से, इज्जत से, रिस्पेक्टफुली। विपक्ष का काम है सरकार से सवाल उठाना। मैं अपना कर्तव्य में निभाऊंगा अगर मैं दत्ता जी के शो पे सरकार से सवाल ना पूछूं। आखिर हम एक जमहूरियत है, हम एक लोकतांत्रिक देश है, हम पाकिस्तान या चीन की तरह हम डिक्टेटोरियल कंट्री नहीं है। हाँ, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है क्योंकि कांग्रेस में लोकतंत्र बहुत ज्यादा है,
अपने अपनी आवाजों को उठाने की जो है स्वतंत्रता बहुत ज्यादा है, क्या इस वजह से क्या समझे कि जो है वो एकता वाला नहीं बन पा रहा है कॉन्सेप्ट? नहीं नहीं, वो क्या बात ऐसा? बिल्कुल नहीं, नहीं वो बात बिल्कुल नहीं। मैं आपको कुछ और कह रहा हूँ। हाँ। वो ठीक है, आप अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू हो सकते हैं और आप वो बातें रख भी सकते हैं, लेकिन बातों को, चाहे कितनी भी स्ट्रांग बातें क्यों ना हो, वो उन बातों को किस तरह से उठाकर, किस तरह से गंभीरता से और किस शालीनता से रखना, वो जरूरी है। मैं सोशल मीडिया पर तो लोग ये भी बोलते हैं कि एक- कांग्रेस के पास एडवाइजर नहीं है। लता जी, हाँ तो मुझे हाँ। अगर मैं लीड करूं विपक्ष को, तो मैं, देखिए लता जी, नरेंद्र मोदी जी से मेरे जितने भी सवाल हो गए है, हाँ। तो मेरी भी प्रधानमंत्री और आपकी भी, मुझे हाँ। उस पद की गरिमा को समझना होगा और Exactly. उनको वो रिस्पेक्ट देना चाहिए। बिल्कुल। बस मैं ये मानता हूँ, इसलिए मैं मानता हूँ विपक्ष को। और प्रॉब्लम क्या है पता है, अगर आप कांग्रेस और बीजेपी को बाजू में कर दे, ये दो राष्ट्रीय दलों को, क्योंकि इनमें कुछ कमेटी होती है, वहां पे कमेटी के थ्रू डिसीजन होते हैं, बाकी जितने भी रीजनल पार्टीज है, चाहे वो एनडीए की तरफ हो या इंडिया अलायंस की तरफ हो या न्यूट्रल थर्ड पार्टी, सारे परिवारवाद से जुड़े हुए। तो वहां पर क्या है, जब आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, वैसे ही टॉप पे आ जाते हैं, तो वो आप में वो, जैसे मुझे बहुत मेहनत करते मैं यहाँ पर पहुंचा हूं, तो मुझे समझ में आता है कि क्या बोला। मैं दिन में हजारों लोगों से, तो मतलब क्या राहुल गांधी को सीधे? नहीं, मैं कांग्रेस बीजेपी को अलग करते हैं, बाकी रीजनल पार्टी। परिवारवाद की बात अगर आप करेंगे तो परिवारवाद तो एक ही परिवार में बहुत ज्यादा है। परिवारवाद तो बीजेपी में भी, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस में एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर उस हद तक है कि कोई भी, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हो, उन्हें अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, पार्लियामेंट्री कमेटी को बैठकर डिसीजन लेना पड़ता है। कांग्रेस में भी सीडब्ल्यूसी को बैठकर लेता। मैं इन दोनों राष्ट्रीय पार्टीज को अलग करते हैं, मैं बाकी पार्टीज में की बात कर रहा हूँ। तो उसमें कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। तो जब आप में कोई स्ट्रक्चर नहीं, और जो बच्चे हैं, क्योंकि वो माँ बाप के बच्चे हैं, वो वहां पर पार्टी के लीडर्स बन गए। बिहार में क्या लग रहा है आपको, बिहार में कांग्रेस कुछ मेहनत कर पाएगी इस बार? लगी हुई कोशिश में, कोशिश करते हैं, करना चाहिए उनको। इंडिया अलायंस यार एक क्या वहां पर चल पाएगा? हाँ, वहां पर एक एडवांटेज ये है कि इंडिया अलायंस के पहले आरजेडी कांग्रेस का अलायंस था, लेकिन वहां पे एक चीज अच्छा मैं देख रहा हूँ कि एक अच्छी चीज हो रही है बिहार के अंदर, कि जो एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट थे, उनकी पार्टी भी वो अब थोड़ा सा वो भी वोट ले रही, वो भी बातचीत और डिस्कशन में आ रही है। तो उसका भी एक फैक्टर होगा बिहार के अंदर। जो हमारे एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट थे, बहुत सारी पार्टीज को उन्होंने कंसल्ट किया, उन्होंने अभी अपनी खुद की पार्टी शुरू की है, तो एक उनका भी एक अभियान है, जन सूरज उनकी पार्टी का नाम। तो कहने का अर्थ ये कि बिहार में एक अच्छा मुकाबला होगा, कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल जमकर लड़ाई करनी होगी मुद्दों पर, बिहार के मुद्दों पर। लेकिन नतीजे क्या होंगे? हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं करना होगा। महाराष्ट्र में क्या हो गया कि मैं जेन्युइन कह रहा हूँ, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ, एक लहर था लोकसभा में कांग्रेस के लिए। महाराष्ट्र में तो महाविकास आघाड़ी आपस में उलझ गई ना बहुत, और उसमें जिस तरह के बयानबाजी संजय राउत साहब ने किया, फिर एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने जिस तरह के उन्होंने बातें की, जाकर ऐसे मौलाना को मिले जो तालिबान को एंडोर्स करते हैं। दूसरे एक मौलाना साहब आए थे महाराष्ट्र के अंदर गुजरात से, जो गजवाए हिंद करना चाहते थे। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स थे। ये जो, और एक चीज है कि ये जो मैं समझता हूँ कि ऐसे जो, तो तहसीन जी आपको भी एडवाइस करते हैं जब कांग्रेस के लीडर से जब आप मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, कभी एडवाइस करते हैं कि हमें ऐसे चेंज करना चाहिए, स्ट्रैटेजी में बदलाव होना चाहिए, लोग बातें कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी इस बात पर ध्यान नहीं देती क्या? जितने भी ग्राउंड के नेता है जो लोकसभा चुनाव जीतते या केपेबल है लोकसभा जीतने की या लड़ने के, खुद से, पार्टी पे नहीं, खुद से, सारे मुझे फोन करते कहते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप अगर कहीं विपक्ष में लीड लो, हम सब आपके साथ हैं। सब लोग कहते हैं, क्योंकि सब लोग मेरे साथ, क्योंकि मैं जो बातें रख रहा हूँ आपके सामने रख रहा हूँ, इसमें से कोई भी बातें नॉन फैक्चुअल है। यही बात मैं कह रहा हूँ, मैं दिन में हजारों लोगों को, आज भी आपके शो में 5 मिनट लेट हुआ क्योंकि मुझे मिलने लोग आए, मैं शोज के बीच में लोगों से मिलूंगा। तो जो लोग आते हैं, जो जन की बात है, जन की मन की बात है, वो मैं उनसे जुड़ा हुआ, तो मैं समझता हूँ कि लोग क्या चाहते हैं। ओरिजिनल कांग्रेस क्या थी? ओरिजिनल कांग्रेस एक नेशनलिस्ट पार्टी थी, तो नेशनलिज्म को कांग्रेस को कभी नहीं होना चाहिए। वामपंथी आइडियोलॉजी पूरी तरह से मर चुकी है, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, चलिए
ये तो हमने बातचीत कर लिया। अब तहसीन पूनावाला की क्या प्लानिंग है आगे? हालांकि आप एज एन एक्टर भी प्रेजेंट हो चुके हैं, रियलिटी शोज में भी आप जा चुके हैं, काफी फेम भी आपको मिल गया है। क्या आपकी प्लानिंग अभी अभी कांग्रेस को सपोर्ट करना है या फिर कुछ आपने बड़े वेंचर्स भी कुछ सोचे हुए हैं, मुझे डिफरेंट चीजें? मुझे देश को सपोर्ट करना है। अब मैं उस मुकाम पे हूँ, सिर्फ देश के लिए मुझे काम करना है। ओके, बस अच्छा। और मुझे लगता है देश को एक अच्छे विपक्ष की जरूरत है। अच्छा, तहसीन पूनेवाला और शहजाद पूनेवाला को लेकर भी काफी खबरें चलती रहती हैं, तो पैचअप अब दोनों भाइयों में हो चुका है, इस पर क्या कहिएगा थोड़ा सा आप? आजकल भी थोड़ा सा मनमुटाव रहता है या फिर सब ओके है? नहीं, पैचअप कोई नहीं है, हम बात नहीं करते एक दूसरे से, बट वो जब भी मेरा बेटा जुर्वान दिल्ली में होता है, वो आकर उससे मिलता है, उसके साथ खेलता है, उसका चाचा है, तो वो बात ठीक है। और कभी स्टूडियो में मुलाकात होती तो हम एक दूसरे को स्माइल करते थे। तो क्या ये राजनीतिक दायरे ज्यादा हो जाते हैं क्या? मुझे राजनीतिक दायरे समझिए इसको। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे बीजेपी से कोई वो नहीं है, पर्सनल एनिमिटी थोड़ी किसी से। मेरे तो सबसे अच्छे दोस्त भी बीजेपी में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे बस ये है कि हमारे बीच में जो समस्या है वो पब्लिक में नहीं आनी चाहिए, तो थोड़ा सा अगर हम अलग हो अच्छा है, मुझे ये लगता है। लेकिन अनबन तो पब्लिक में आती रहती है, पब्लिक फोरम में ऐसी बातें ज्यादा आती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा एक ही परिवार के दो भाई दो पार्टी में जो है सपोर्ट करते हैं, आखिर क्या फूट पड़ गई, इस तरह की बातें नहीं हो रहा है। सही होती गॉसिपिंग। नहीं, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के, मैं सिर्फ सपोर्ट करता हूँ, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है। और मैं मानता हूँ कि देश के सबसे अच्छे प्रवक्ताओं में से वो है, और भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी और शहजाद सबसे अच्छे प्रवक्ता है। मैं 100% ये मानता हूँ। क्या रोज सुबह का एजेंडा वही सेट करते हैं? चलिए सुनेंगे तो खुश होंगे, भाई तारीफ कर रहे हैं मतलब। नहीं बिल्कुल, रोज सुबह एजेंडा सेट करते, फटाफट उनकी बाइट आ जाती, सुबह सुबह बढ़िया करते, वो मेहनत बहुत करते हैं। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तहसीन जी, आपने समय दिया। आपसे इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। अगेन आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, Real 24 से बातचीत करने के लिए। थैंक यू।